एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो ये आपका क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है ये। तो इसमें से आपके बहुत सारे सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है 6 तारीख को। क्लियर? तो इसको आप अच्छे से देखना। हर एक सवाल को हम कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से डिटेल में बताया जाए। अगर आपको अभी तक भी कुछ नहीं आता गणित के अंदर तो तब भी आप पास हो सकते हो अच्छे नंबरों से। अगर आपको पहले से कुछ आता है तो आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। पूरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पार्ट में मिलाकर कुल मिलाकर के इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को हल कर लिया जाए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। खंड का पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे है कि पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। संख्या रेखा पर 4 गुणा -4 का मान इनमें से निम्नलिखित दाईं ओर स्थित है। तो 4 गुणा -4 का मतलब क्या हो गया? 4 गुणा -4 का मतलब होगा कि आप देखेंगे -16 को। तो -16 आपको कैसे दिखाई देगा? नंबर लाइन पे अगर आप जाएंगे तो ये आपकी नंबर लाइन है संख्या रेखा। और संख्या रेखा पे अगर ये 0 है तो इधर को आएगा 1, इधर को आएगा -1। ठीक है, इधर को आएगा 2 तो इधर को आएगा ये -2। और ऐसे ही आप देखेंगे -3 ऐसे करके। ठीक है, -4। तो ये सब क्या चलेगा? माइनस में चलेगा इधर को। और आपको एक जगह यहाँ पे दिखाई देगा कहीं पे माइनस का 16 और 17। ठीक है, तो यहाँ अगर -17 है तो इससे जस्ट पहले इससे दाईं तरफ क्या होगा? -16 होगा। तो -16 हमें कहाँ पे दिखाई देगा? किसके दाईं ओर दिखाई देगा? ये दिखाई देगा 17 के दाईं ओर ऐसे करके। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? ओके। दूसरा प्रश्न देखिए। आंकड़ों की बात हो रही है, इनका परिसर बताना है हमने। परिसर मतलब रेंज। और रेंज में ही आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 21। तो 21 में से आप माइनस कर दोगे, घटा दोगे क्या? 3। 21 में से 3 घटाओगे तो आपको मिलेगा 18। तो प्रयास क्या हुई आपकी? 18। तो आंसर कौन सा ही हो गया है? ये वाला। क्लियर? ओके। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। x इज इक्वल टू 5 का उपयोग करके निम्न में से कौन सा समीकरण बनाया जा सकता है? तो पहले समीकरण को आप देखिए और इसमें 2x + 3 इज इक्वल टू 13 में आप क्या रखेंगे? x की जगह यहाँ पे आप रख दीजिए 5। तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें? तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। और इसमें रखना क्या है हमें? x के बराबर रखना है हमें 5। x की जगह क्या रख देंगे? 5। तो अब रख दो जरा इसको। 2 गुणा x है ना, 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं। और x की जगह क्या रखना हमने? 5 प्लस का 3 बराबर 13। तो आप जानते हो कि हम इस 3 को कहाँ भेजेंगे? इस 13 के पास। साइन कैसा होगा? चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। चलो इसे ये मत करो, साइन चेंज मत करो, आप सीधे इसको देखो। दाईं तरफ क्या आ रहा है? 13। तो बाईं तरफ देखो क्या है? 13 आ जाएगा। हाँ जी, 13 आ जाएगा। तो ये आएगा 10 + 3 13। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो आंसर पहला ही आपका बनेगा। तो आप देखेंगे अगला प्रश्न। यदि किसी कोण का पूरक 79 डिग्री है तो वह कोण होगा कैसा होगा वो? सबसे पहले आप समझिए पूरक कोण होते क्या हैं। तो पूरक कोण वो दो कोण होते हैं, दो मतलब दो ही के समझ लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जिनका योग जो है 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो एक का मान कितना है? 79। अगर इसमें यहाँ आप रख दोगे आप 79 एक ही जगह तो बी रह जाएगा। आप बी का मान अगर आपको निकालना है तो आप इस ढंग से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल बी इज इक्वल टू 90। और इधर से जाएगा 79 कहाँ जाएगा? इसके पास। तो साइन चेंज करेंगे इसका। तो कर दो साइन चेंज। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 79। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? बी इज इक्वल टू सॉरी एंगल बी इज इक्वल टू 11 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए। पूरा कोण को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा
एक्स का योज्य व्युत्क्रम नहीं है। योज्य व्युत्क्रम मतलब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो संख्या होती है जो आप दी गई संख्या में जोड़ने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। तो जैसे हमारे पास एक्स हमें दिया है, तो इसमें क्या जोड़ें कि हमें शून्य मिल जाए, आंसर हमारा शून्य हो जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, माइनस एक्स। तो ये जो है आपका माइनस एक्स, ये वाला, ये क्या है, हमारा आंसर है। तो देखो माइनस एक्स कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा एक्स। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, हाँ यही आंसर बनेगा, क्योंकि इसने पूछा नहीं है। नहीं है तो मतलब यही आंसर है, यही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ तो माइनस एक्स ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स ये बन ही जाएगा, क्योंकि आप वन से गुणा कर रहे हो, यहाँ पे आप वन से भाग कर रहे हो, तो इसको भी आप माइनस एक्स लिख सकते हो। ठीक है जी, तो हमारा आंसर यही बनेगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो यही हमारा आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं छठा प्रश्न। एक वृत्त की परिधि सदैव होती है। परिधि सदैव कैसी होती है भाई? परिधि को हम कह सकते हैं सी, सरकमफेरेंस कहते हैं इंग्लिश में, तो सी कह लो आप इसको। इसका मान कितना होता है? इसका 2 पाई आर आप इसको कह लो, या फिर इसको कह लो आप, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, या फिर बच्चा इसको आप कह लो, वो आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? इसको आप ऐसे लिख लो, पहले पहले आप इसको लिखो ऐसे, पाई अलग कर लो और 2 आर अलग कर लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, और हम कह सकते हैं पाई तो पाई रहेगा, लेकिन 2 आर की जगह ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। डी क्या है हमारा? व्यास है, डायमीटर। ठीक है, इसमें डायमीटर और परिधि के बीच का संबंध ही पूछा है। ठीक है, तो आप देखो, ये है। अब पाई का मान क्या रखते हो? अब पाई का मान अगर आप रख दोगे 3.14, मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा, और इंटू रहेगा डी, ऐसे कर सकते हो आप इसको। इसका मतलब ये है कि देखो 3 से थोड़ा ज्यादा हो गया, और जब हमने इसको डी से गुणा किया, यानी कि व्यास से गुणा किया, तो हमें परिधि मिल गई, सी मिल गया हमें। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि इसके व्यास के 3 गुने से अधिक होती है किसी वृत्त की परिधि। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये वाला, चौथा ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सी थ्री डी आकृति है? तो बच्चों, थ्री डी आकृति की पहचान क्या है कि हम उसे हाथ में नहीं उठा सकते। जैसे हमने त्रिभुज बनाया कहीं पे, तो आप हाथ में उठा सकते हो क्या? नहीं उठा सकते। कहीं हमने गोला बना दिया, ऐसे करके सर्किल जिसे हम कहते हैं, वृत्त अगर बना दिया, वृत्त को आप उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। त्रिभुज को उठा नहीं सकते। वर्ग को उठा सकते हो क्या? वर्ग को भी नहीं उठा सकते। आयत को उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप गेंद, गोले से मतलब हमारा ये है गोला या गेंद, क्या है ये? गेंद। गेंद की वाली बात हो रही है, तो गेंद तो आप उठा सकते हो। तो ये इसका मतलब ये क्या है? ये 3D है हमारी, त्रिविमीय, त्रिविमीय। ये सब क्या है? द्विविमीय। ठीक है जी, तो आंसर क्या है हमारा? बी, या गोला, या स्फीयर इंग्लिश में कहेंगे इसको, या गेंद कह लो आप इसको। ठीक है जी, ध्यान रखना हमेशा, ये आपका आंसर बनेगा। 3D है ये स्ट्रक्चर। देखिए, यदि दो संपूरक कोण की बात, संपूरक कोण की बात हो रही है, किसकी? संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो एंगल हैं, ए और बी, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए? अगर वो सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल को हम संपूरक कोण भी कहते हैं। अगर वो एक दो के अनुपात में, सपोज ये आपका कितना है? एक है, तो बी कितना है? 2 है। हम ऐसे भी कह सकते हैं ये अगर x है तो ये 2x है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। अनुपात के केस में हमेशा x लगा देना चाहिए दोनों में, तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो बड़ा कोण पूछा हमसे, बड़ा कोण हमारे पास क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे देखो आप, 2x में अगर ये x जोड़ देंगे हम, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x। 3x बराबर कितनी होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 180/3, यानी कि 60 डिग्री। एक्स का मान अगर 60 है, एक एंगल हमारा एक्स था, दूसरा कितना था? दूसरा था 2x। ठीक है, इनके बीच का अनुपात हटा देते हैं, क्योंकि अब हम तुलना नहीं कर रहे। ओके, अगर एक एक्स था, 2x था दूसरा, तो एक्स का मान तो 60 है, तो भाई 2x कितना हो जाएगा? 120 तो हो जाएगा। ठीक है जी, तो 120 डिग्री आपका आंसर है, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। y का मान जिसके लिए व्यंजक ये और ये बराबर है, इसे प्रश्न में क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका इसमें ये होता है कि आप
पहले इसको लिखो y-15 को। और यहाँ पे ऑप्शन में माना हमने कि ये ऑप्शन हमारा सही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ऑप्शन हमारा सही है, इसको हम चेक करना चाहते हैं सही है या नहीं। और देखो यहीं पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप सीधे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो y-15 ये दिया हमें। ठीक है जी, इसके बराबर रख दो आप 0। आप कह सकते हो y इज इक्वल टू, सॉरी जस्ट ये करने की जरूरत नहीं, ये अब आप क्या करो, y की जगह क्या रख दो। हमने माना कि -16 हमारा आंसर है, तो -16 रख दो y की जगह। -16 माइनस कर दिया 15, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 31 हो जाएगा। इसके बराबर बल्कि 0 रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो माइनस का 31। अब ये माइनस का 31 हो गया। अब देखो दूसरा वाला रखो आप, ये तो आप साइड कर दो। ठीक है, दूसरा मान कितना है, दूसरा है हमारा 2y+1, तो इसको यहाँ रख लो 2y+1। ठीक है, और इसमें रखो आप फिर से ये -16, क्योंकि हमने यही माना कि ये हमारा आंसर है। तो 2 गुणा -16 प्लस का है 1, कितना हो गया ये, 16 दूनी 32, यानी कि -32, -32 प्लस का 1 यानी कि -31 आ गया। तो इन दोनों मान बराबर ही तो होने चाहिए, इन दोनों के मान बराबर ही चाहिए हमें। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न संख्या 10 है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है। तो हमने इस प्रकार से 22 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना दिया हमने इससे। ठीक है, ये आपका एक वर्ग हो गया। ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट ये वर्ग है। ठीक है, इसकी एक साइड कितनी है, ABCD हमारा ये एक वर्ग है, और इसकी एक साइड है 22 सेंटीमीटर। तो वो इसका जो परिमाप रहेगा, इसको हमने कह दिया C1। क्या कहा हमने इसको, परिमाप या सरकमफेरेंस। अभी अभी आपने पढ़ा था सरकमफेरेंस क्या होती है। तो वर्ग की सरकमफेरेंस मतलब चारों भुजाओं का योग, मतलब कितना हो गया, 22 × 4। 22 × 4 मतलब 88 सेंटीमीटर की इसकी परिमाप हो गई बच्चा पार्टी। ठीक है, 88 सेंटीमीटर, कुछ और मत समझो इसको। ठीक है, ये सेंटीमीटर ओके। अब क्या हुआ जी, अब वो इससे हमने कर एक तार इस यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, हम बना दिया एक वृत्त, ये रहा आपका वृत्त। ओके, और वृत्त का जो वो होता है ना सरकमफेरेंस, क्या होता है, सरकमफेरेंस, वो कितना होता है, हमने उसको कहा हमारा C2 है। C2 का मान कितना होना चाहिए, 2πr। ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर ही होंगे ना, पहले हमने इससे वृत्त वो बनाया था सर्किल, ये बनाया हमने, सॉरी पहले हमने बनाया वृत्त, सॉरी वर्ग, वर्ग से बनाया फिर हमने सर्किल, तो लंबाई तो उतनी रहेगी उसकी, यानी कि सर्कमफेरेंस तो दोनों ही बराबर ही है। इसका मतलब C2 के बराबर हम क्या रख सकते हैं, C2 की जगह रख देंगे 88, 88। और उसके बाद बचता है इसकी वैल्यू हम रखेंगे जो जो हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे पाई की जगह रख दो आप 22/7, और आर का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा। तो देखो 7 कहाँ पहुंचेगा, 7 इधर जाएगा, 88 के 7 गुणा में, और ये कहाँ जाएगा सब कुछ, ये जाएगा नीचे, इसके 88 के नीचे। तो कुछ इस ढंग से हमें ये सब कुछ मिलेगा। अब जो आप बहुत छोटे बच्चे हो, इसलिए अगले स्टेप में, तीसरे स्टेप में हमें आपको समझाना पड़ेगा, वरना तो यही का आंसर हो जाता। तो 22 भी यहाँ रख दो, इसके नीचे 2 भी यहाँ रख दो, हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे आर, यानी कि आर का मान यहाँ से हमें मिलने वाला है। काट दो, 22 × 2 44, 44 दूनी 88, यानी कि 2, आर का मान कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया। त्रिज्या कितनी होगी, 22 × 44 × 88, 2 होगी। क्लियर, और इस 7 को तो हम भूल ही गए, 7 कहाँ गया, 7 भी तो यही होना था। तो 2 × 7 यानी कि 14 होगी, 2 नहीं होगी बल्कि 14 होगी। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देंगे 14 हमारा उत्तर, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे धोखा भी लगता है, ध्यान करना, हमेशा अपने सवाल को चेक करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, यदि इसकी सबसे छोटी भुजा इतने सेंटीमीटर हो तो इसका कर्ण पता करना। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया, इसकी सबसे बड़ी भुजा है जिसे हम कहते हैं कर्ण, ये क्या है हमारा कर्ण। ठीक है बच्चा, ये कर्ण, तो ये क्या है हमारा आधार। ठीक है, इसने इसको कहा सबसे छोटी भुजा, तो 5 सेंटीमीटर की इसने बताई, हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया।
अब हमें ये पता करनी है ए भी है, उसके बाद हमें ये भी पता करनी है, लेकिन इसमें हमें क्या दे दिया, इसने हमें दे दिया यहाँ पे क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। तो हमें पता है जो इसका क्षेत्रफल होता है ना समकोण त्रिभुज का, इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है। क्या होता है बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट। क्षेत्रफल किसका, समकोण त्रिभुज का। ये होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। ठीक है जी। तो 1/2 की जगह 1/2, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल को कितना दिया हमें, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप चाहो तो लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। उसके बाद यहाँ पे लंबाई कितनी दी है इसकी, एक हमें दिया, आधार दिया, चलो आधार मान लेते हैं, दिया है तो लंबाई हमें दी नहीं, इसको कह देते हैं एल। ठीक है, और आधार को हमने कहा कितना, 5 सेंटीमीटर है ये, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहो तो सेंटीमीटर लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, एल का मान कितना आएगा, दो तो इधर पहुंच जाएगा दौड़ करके। ठीक है, दो को वहां भेज दो फिर। तो ये आपका आ गया 30 × 2 बराबर एल। और ये 5 कहाँ जाएगा, 5 भी तो इसके नीचे जाएगा, उल्टा भागता ना ये तो। 5 नीचे चला गया, एल बचा। अब यहाँ पे एल का मान कितना आ जाएगा, 5 से काटो तो ये आएगा 6, 6 × 2, यानी कि एल का मान कितना आ गया बच्चा, एल का मान आ गया 12, 6 × 2 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ये एल क्या है, ये हमने एल माना, इसको हमने क्या माना, एल। ठीक है, इस भुजा को हमने माना एल। ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसका पता करना है ये कितनी, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है। पाइथागोरस थ्योरम से आप पता कर सकते हो। जैसे आपकी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका मान है, उसका नाम है ए सी, रेशियो कर देंगे स्क्वायर, और ये बराबर होगा दोनों बची हुई भुजाओं के स्क्वायर के। तो दूसरी बची हुई भुजाएं कौन कौन सी है, बी सी बची है आपका, जिसका स्क्वायर करो आप, और ए बी बचा है, जिसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों का मान आपके पास है, बी सी का मान कितना है 5, तो इसका भी आप वर्क कर दोगे, और ए बी का मान कितना है 12, इसका भी आप कर दोगे वर्क। तो आपको पता है 5 का वर्क कितना होता है 25, और 12 कितना होता है बच्चा 144। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 169, 169। ये किसका मान है, ये सब किसका मान चल रहा है, ए सी स्क्वायर का हमने लिखा नहीं, बट इसका मतलब यही है, ए सी स्क्वायर मान 169। तो अगर हमें ए सी स्क्वायर के मान से ए सी का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ऐसे लगा देंगे वर्ग। अब देखो यहाँ स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर में बदल लो। किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, 13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से कटेगा क्या, रूट, बचेगा यहाँ पे 13, और यहाँ पे क्या बचा ए सी। तो आप कह सकते हो कि ए सी का मान कितना, 13। कितना आ गया कारण आपका, 13 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर ही आएगा, कुछ हमारे हाथ में है नहीं। देखिए प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा युग्म संपूरक है। फिर से संपूरक कोणों की बात हो रही है, तो हमने कहा भाई संपूरक कोण कौन से होते हैं, अगर दो कोण संपूरक हैं तो उनका मान कितना होना चाहिए जोड़ने के बाद, 180 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ देखो कि इन दोनों का मान 180 हो जा रहा है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 180 मिल जाएगा आपको, इसका मतलब यही आपका आंसर है। ओके, तो इतना आप आसानी से कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहें। देखो बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो खंड खा से है, और खंड खा में जो प्रश्न दिए हुए हैं वो हर एक कितने नंबर के हैं, दो दो अंक के, दो दो अंक का एक प्रश्न है। तो यहाँ पे हमसे पूछी गई है सममित रेखाएं। सममित रेखा क्या होती है, जो दो बराबर हिस्सों में काट सके उस आकृति को। इस आकृति को आप यहाँ से अगर इसी केंद्र से होते हुए ऐसे लाइन खींच दें, ये आपकी अगर लाइन को खींच दें तो ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ गई। ठीक है, एक बार तो ये एक तो सममित रेखा ये हो गई, और दूसरी क्या हो जाएगी भाई, दूसरी ये हो जाएगी, ये भी इसको पूरे दो हिस्सों में काट देगी। अगर आप बिल्कुल सेंटर से होके बनाओगे, अब थोड़ी सी ये गलत बन गई है, बट लगभग लगभग ये आपका इसका सेंटर रहेगा। अब देखो बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। इसका मतलब कितनी रेखाएं हैं, दो। आया समझ में, ये एक तरह से आयत का एक रूप है, और आयत में भी सममित रेखाएं दो ही होती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती हैं इंग्लिश में। चलें अगले पेज पे, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। बच्चों देखो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। x का मान यहाँ हमें बताना है, यदि l और m जो दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है आपकी और एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल लाइंस हैं।
तो आप सबसे पहले ये समझिए, अगर हमें कोई लाइन ऐसी सीधी रेखा दी हुई है, तो इस सीधी रेखा पे अगर हमने यहाँ पे ले लिया कोई पॉइंट है पी, सीधी रेखा का नाम रख दो आप, ए बी कोई रेखा है, उस पर पी पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने पी के एक तरफ कोई लाइन खींच दी, एक और लाइन खींच दी, चाहो तो एक और खींच दो, या चाहे जितनी लाइन खींच दो। यहाँ पे पी के इस तरफ अगर हम देखें, इन सब जितने भी कोण बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक दूसरा नंबर ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, और लाइन खींचोगे और भी एंगल बनेंगे और भी कोण बनेंगे, इन सब का मान कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। और ऐसे ही अगर हम पी के नीचे की तरफ भी ले, ऐसे 1 2 3 4 5 जितनी चाहे लाइन खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी पी का मान जो है कितना होने वाला है? 180। यानी कि आप कह सकते हैं किसी सीधी रेखा पर अगर कोई पॉइंट बन रहा है, या कोई और रेखा उसको आगे यहाँ पे किसी पॉइंट पर काट रही है, एक से या एक से ज्यादा रेखाएं, तो उन सब रेखाओं के द्वारा जो एंगल बनेंगे, जो कोण बनेंगे, उसका सबका मान कितना होगा? 180। तो यहाँ पे आप देखो इस लाइन एल को, ये लाइन एल क्या कर रही है, ये भी एक टी रेखा को ऐसे आप कह सकते हैं, या टी रेखा इस लाइन को एल को ऐसे करके काट रही है ना, काट रही है। तो काट रही है, तो ये इस पॉइंट पे यहाँ हमने कह दिया इसको पी पॉइंट। क्या पॉइंट है ये? पी पॉइंट है। तो आप पी पॉइंट पे देखेंगे जो एंगल बनेंगे उनको हम कह सकते हैं कि एंगल तो ये बन गया, ठीक है, और एक एंगल ये बन गया। इन दोनों का मान कितना होना चाहिए? कुल मिला करके 180। अगर ये एंगल ए है, ठीक है, तो ये एंगल आपका बी हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए आपका? 180 मान होना चाहिए। लेकिन ए का मान तो हमें पता है कितना, 110 है, तो इसकी जगह आप 110 रख दो, और बी का मान यहाँ से आप निकालोगे तो इधर 180 रहेगा, और जब बी का मान निकालोगे तो 110 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बी का मान कितना हो जाएगा बच्चा? 180 माइनस 110, यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा? कौन कौन बताएगा? 70 डिग्री। कितना बचा बी? 70 डिग्री। तो ये आपका मान हो गया बी का। तो जितना बी होगा, ये वाला सामने ये कौन सा बन रहा है वो भी तो उतना ही होगा, या नहीं होगा? उतना ही होगा। ये भी आपका 70 डिग्री होगा। अब आप देखो ये भी जो है, इसके साथ साथ एक रेखा और आ रही है, जिसका नाम है रेखा एम। एक सेकेंड, थोड़ी टेढ़ी होंगी। ये रेखा आपकी एम रेखा है। तो एम रेखा को भी आप देखो, इसको भी ये ई रेखा जो है काट रही है। कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे बिंदु क्यू पे काट रही है। ठीक है, एक ही रेखा टी जो है इसको भी काट रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी इसके बराबर होगा, यानी कि ये जो बी एंगल है यहाँ पे भी बी एंगल बनेगा, है ना। तो इसका मान भी कितना हुआ? 70 डिग्री। और इसको आपने कहा एक्स, इसका मतलब एक्स का मान कितना होगा? 70 डिग्री। एंगल एक्स का मान कितना बच्चा? 70 डिग्री होगा। बस, हो गया आंसर आपका। यही आपका आंसर है, ऐसे लिख देना, डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब इस एंगल को आप क्या कहोगे? यहाँ पे बी बना था, इधर यहाँ एक्स बना था, है ना, दोनों बराबर है। इन दोनों को हम कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। इंग्लिश में बोले तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं ना। आपको इतने अच्छे से ये प्रश्न समझ आया, उम्मीद करते हैं कि आपका कभी ये प्रश्न लाइफ में गलत नहीं होगा। आप बताना कमेंट करके किस चीज को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया, और अपना नाम लिख करके भेजना, ताकि हम पहचान भी लें किसके बच्चे ने कमेंट किया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। इस कथन को आपने समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। किसी संख्या के दुगने में से 13 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या के दुगने में से 13 घटाने पर 3 प्राप्त होता, तो हमने मान लिया सबसे पहले कि वो संख्या क्या है? एक्स है। तो आपकी शर्त क्या कह रही है कि उस संख्या के दुगने में से, दुगना क्या होगा एक्स का? 2x होगा। उसमें क्या करा हमने? 13 घटा दिया, तो 13 घटा दो आपकी, 3 प्राप्त हो गया, फिर हमें बराबर 3 मिला हमें। तो इसको अब आप आंसर करो। 2x को ऐसे रखा रहने दो, बराबर निशान लगाओ, 3 को भी ऐसे रखा रहने दो, 3 कहाँ है? दाईं तरफ है। अब आप 13 को शिफ्ट कर दो इधर, तो जब 13 को शिफ्ट करोगे, 13 कैसा हो जाएगा? साइन चेंज होकर के प्लस का हो गया। ठीक है जी। तो 2x बराबर आप कह सकते हो कि 13 3 16। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 16/2, मतलब 8। 8 हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर दिक्कत लग रही है कहीं पे किसी को तो। हमने कोशिश की है कि पूरा इस ढंग से आपको समझाया जाए, कुछ भी बचे ना। अब आप था वाले प्रश्न को देखो जरा। यहाँ पे हमें दिया हल करना है, इसको जरा हल कर दो भाई। तो 10p+10 हमें हमें दिया गया है, 10p+10 बराबर 100।
तो वही इस 10 को तो ये गिनती गिनती एक तरफ करेंगे तो इस 10 को यहाँ भेजना पड़ेगा। इसको यहाँ भेजोगे तो भाई ये तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का कर दो, घटा दो इसको। ये बचा हमारे पास 10p बराबर 90। तो आप क्या कहोगे, p बराबर 90 इसके साथ जो कुछ भी है 10 है ना इसके साथ, इसको नीचे भेजोगे आप। 90 को 10 से भाग दोगे, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, क्या बचा 9/1। मतलब 9, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता नीचे। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आपने फाइनली ऐसे जरूर लिखना है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। मैं कहा आपने आंसर लिख दिया, टीचर देख ही नहीं पाएंगे। और आपका सवाल सही नहीं माना। उनसे हम आपको समझा रहे हैं, इस वीडियो को कम से कम अगले 2-4 दिन के अंदर 1 मिलियन व्यूज होने चाहिए, तभी तो हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5 है। क्या कह रहा है ये हमसे, एक क्रिकेटर है, 8 पारियों में ये रन बनाए उसने। तो रनों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य मतलब क्या होता है, औसत। औसत ज्ञात करना है तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा, जो भी संख्याएं आपको दी हैं उन संख्या को सबको आप जोड़ोगे। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 400। अब औसत निकालना है भाई, औसत या माध्य जिसे हम कहते हैं। तो औसत के लिए जरूरी होता है कि जो भी टोटल आए, कुल योग जो आ जाए, कुल योग, उसको भाग दो किससे आप, कितनी संख्या है, कितने हैं, कितनी पारियां हैं, 8। तो 8 से आप भाग दोगे तब हमें औसत मिलेगा। तो हमारा कुल टोटल आया है 400, भाग दिया 8 से, तो 8×5 = 40 और ये आ गया 50। ये क्या हुआ हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है जी। अब देखो बच्चा पार्टी, आपको हम अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, एक स्थान ए की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 800 मीटर, और दूसरा स्थान बी जो है वो समुद्र तल से 700 मीटर नीचे है। एक ऊपर है दूसरा नीचे है। तो इन दोनों के स्थानों के स्तरों में क्या अंतर है, इनके स्थान के अंतर। भाई ये तो आपकी समुद्र की लाइन है, ये आपकी समुद्र का तल है, ये समुद्र का तल। ठीक है, ये इसको कह दिया हमने जीरो। इसके ऊपर 800 मीटर की ऊंचाई पे ये कोई स्थान ए है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है बच्चा, 800 मीटर, है ना। और इसके नीचे भी कोई स्थान है, इस स्थान की ऊंचाई गहराई कितनी दी है, 700 मीटर। तो ढंग से देख लो, टेढ़ा हो गया है। ओके, ओके, तो ये जो स्थान बी है, इस बी की गहराई कितनी है, 700 मीटर। तो दोनों के बीच का अंतर कितना बच्चे, दोनों को आप जोड़ दो तो ये अंतर आपका सामने आ जाएगा। तो 800 प्लस 700 बराबर 1500 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। डन। ओके, अगला जो प्रश्न दिया है वो हमसे कहता है, ये 7 नंबर, आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका ज्ञात करनी है। ये हम कुछ आंकड़े दिए हैं, तो इन आंकड़ों के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें माध्यिका निकालने के लिए काम करना होता है। ये कि देखें कितने कितने ये संख्या क्या है इनकी। तो इनकी संख्या आप देखोगे तो 1 2 3 ऐसे करके गिनोगे, ये टोटल 9 संख्याएं हमें दी हुई है। ठीक है, अब हम छोटा से या तो शुरू करें या तो सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाएं, या छोटे से शुरू करें बड़े की तरफ जाएं, ऐसे हमने अरेंज करना है। तो आप 12 लिखोगे, ये एक बार 12 है, एक बार 12 और है, 2 बार आप 12 12 लिख लो, ऐसे ही आप 13 13 लिखोगे, 2 बार 13 भी है, ऐसे ही आप 14 लिखोगे, 3 बार 14 है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, 15 तो है ही, 16 है, 16 के अलावा कुछ और भी है, 19 और 16 19, 16 भी लिख दिया आपने और आपने 19 भी लिख दिया। तो ये हमने अरेंज कर लिया, कैसा ऑर्डर है, आरोही, सॉरी आरोही क्रम है ये, बढ़ता हुआ है ना, तो आरोही क्रम में मैंने कर लिया। संख्या कितनी थी इनकी, 9 थी। 9 कैसी संख्या है, विषम। जब विषम हो आंकों की संख्या तो हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए, इसमें हम माध्य का अगर निकालना चाहते हैं ऐसी संख्याओं का, तो ये होगा आपका जो भी आपकी संख्या है, उसमें आप एक ऐड करो और 2 से भाग दे दो। ये जो वहाँ पद होगा, वहाँ पद यही हमारा माध्य होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
इस पद की, इसका पद का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, n क्या है हमारा 9। तो 9 को इसी जगह +1 करो, 2 से डिवाइड करो, 9 और 1 10, 10/2 यानी कि कितना आ गया 5। तो पांचवा पद जो है उसका मान ही हमारी माध्यिका है। तो देखो पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4, ये है पांचवा पद आपका। तो ये हमारा माध्यिका हो गई, ये हमारा उत्तर। माध्यिका कितनी आई हमारी 14। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माध्यिका हमारी, माध्यिका क्या कहते हैं इंग्लिश में माध्यिका को, मीडियन। कितनी है हमारी 14, ये हमारा उत्तर। ठीक है जी, ऐसे करके बॉक्स में फाइनल बंद कर देना। ठीक है, तो हम पहुंच गए हैं खंड गांव में। तो खंड गांव में आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, हर एक प्रश्न कितने का है, यहाँ पे 3 अंक का है। ये देखिए 3 अंक का हर एक प्रश्न है। तो एक वृत्त की, हमसे 8वां प्रश्न में क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि दी है हमें कितनी, 31.4। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, परिधि बराबर सी बराबर, परिधि को हमने क्या कहा, सी या सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई आर। ये है हमारे पास फॉर्मूला। सी का मान कितना दिया बच्चा, सी का दिया 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो सी की जगह आप रख दो 31.4। उसके बाद आता है आपका 2 को ऐसे रखा है, तो पाई का मान रखो आप 3.14। ठीक है, और आर का मान हमें पता नहीं, तो आर को आप आर रहने दो। वो आप देखो यहाँ से आप इसको शिफ्ट करोगे, इसको इसके नीचे, है ना, और 2 को भी इसके नीचे, इसको भी, और 2 को भी, दोनों इसके नीचे शिफ्ट करेंगे हम। तो जब हम नीचे अगर शिफ्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा हमारे पास, 31.4